अपने अंदर की घुटन को मन में दबाकर मानसी छत पर चली आई। बाहर की ताजा हवा में सबसे दूर वो फिर से सामान्य रूप से सांस ले पा रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसके व्यवहार की विचित्रता पर किसी का ध्यान न जाए। ये लगभग रोज का नाटक हो गया था। विभा आती और सारा परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता। इस दौरान मानसी बेहद मानसिक यातना से गुजरती थी। ऐसा नहीं कि उसे अपनी छोटी बहन से प्यार नहीं था, बहुत प्यार था उसे विभा से, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई थी कि अपनी बहन को देखते ही उसका मन खिन्न हो उठता। ये फैसला भी तो तुम्हारा ही था, अब उस पर पछताने से क्या होगा। उसके मन ने उसे दुत्कारा और उसकी आंखों के सामने वो शाम पुनः सजीव हो उठी जो इन घटनाओं की गवाह थी। एमए के प्रथम वर्ष की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत बड़ी उमंगों के साथ घर आई थी छुट्टियां मनाने। सिविल सर्विस या लेक्चरशिप के बीच जूझ रही थी। यूं तो उसका मन बचपन से ही सिविल सर्विस में जाने का था, पर जैसे जैसे उसकी निकटता साहित्य से बढ़ी और बीए के बाद एक अस्थायी शिक्षक के रूप में उसने जिस सुख का अनुभव किया था, उसके परिणाम स्वरूप उसका झुकाव लेक्चरशिप की ओर अधिक होता गया। बच्चों को किसी सुंदर पंक्ति से परिचित कराने के साथ साथ उनमें किसी जीवन मूल्य को निविष्ट करना उसे एक अनूठे रोमांच से भर देता था। घर आई थी तो सोचा था परिवार वालों का परामर्श लेगी, पर उसे आए एक दिन भी कहाँ बीता था कि उसके सामने विभोर के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया गया। प्रस्ताव क्या था, आदेश ही तो था। मम्मी खुश हो कर तस्वीरें दिखा रही थी और दादी जन्म पत्री के मिलान की व्याख्या कर रही थी। इस अचानक हुए वज्रपात पर उसका संपूर्ण अंतर्मन आतंकित हो उठा था। लगा जैसे सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। कितनी कठिनाई से मुंह से निकला था ना। उसके इस एक धीमे से निकले शब्दों ने घर को सन्नाटे में डुबो दिया था। पापा ने बात संभालने की कोशिश की थी। मेरे बचपन का दोस्त है अशोक, उसका लड़का है विभोर। उसे पता था कि हाल ही में उसके पापा ने फेसबुक के माध्यम से अपने पुराने दोस्तों से पुनः संपर्क स्थापित किया था। खुद उसने ही तो इतने उत्साह से उनकी सहायता की थी। उसे क्या पता था कि खुद अपने लिए ही गड्ढा खोद रही है। अभी तो उसे आगे पढ़ना है, विदेश से फेलोशिप करनी है, इतना कुछ है करने को। ऐसे में वो अपने सपनों की बलि चढ़ा अपना जीवन घर गृहस्थी में कैसे निछावर कर सकती है। वो नहीं की माला जपने लगी। विभा ने ही तो उसे झकझोर कर उसकी तंद्रा भंग की थी। शाम को खाना खाते हुए इस बारे में सिर्फ विभा ने इतना भर कहा था, शादी ही तो है, इतनी कौन सी बड़ी आफत आन पड़ी है तुम पर। लड़का भी तो कितना अच्छा है, पापा भी वादा कर आए हैं, तुम ना होती बीच में तो मैं ही शादी कर लेती। दादी ने उसे डपट कर चुप तो करा दिया, पर मानसी ने गौर किया कि माँ ने पापा को गहरी निगाहों से ताका। अगले दिन शांत माहौल में सुबह सुबह माँ ने फिर वही बात छेड़ी थी। मानसी ने एक ठंडी सांस ली। कल रात उसने उन्हें अपनी योजनाओं से अवगत कराया था। अभी उसे आगे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है। शादी के बाद ये सब कैसे संभव होगा। उसके मम्मी पापा ने हमेशा उसका उत्साह वर्धन किया, उसे परिस्थितियां दी कि वो अपने हिसाब से जी सके। फिर आज जब उसके जीवन के इतने महत्वपूर्ण फैसले पर बात आई तो वे अपना निर्णय उस पर थोपना चाहते हैं। ये कैसा न्याय हुआ। बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ही है। माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाना चाहा, पर उसने बीच में उनकी बात काट दी। होनी भी नहीं चाहिए, पर बात ये नहीं है माँ। तुमने शादी के बाद पढ़ाई करी है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसी नहीं हूँ माँ, जो घर में पति में बच्चों में ही अपने संसार को पाल। मैं ना तो पढ़ाई में मन लगा पाऊंगी, ना ही घर में।
ये तो सभी के साथ अन्याय होगा ना। माँ कुछ वक्त शांत रही। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उनके भाव से ऐसा भी नहीं लगा कि वे मायूस या दुखी हैं। उन्हें पता है कि मानसी अत्यंत महत्वाकांक्षी लड़की है। उसका सपना अपने पैरों पर खड़े होना है और वे उसकी दृढ़ता की और निष्ठा की कायल भी हैं। बचपन से ही उनकी बड़ी बेटी का मन न कभी बनने संवरने में लगा, न ही उसकी कोई खास दोस्ती रही है। सारा ध्यान उसने अपने व्यक्तित्व को निखारने में ही लगाया है। एक अंतराल के बाद बगीचे के बीचों बीच लगे आम के पेड़ पर निगाह टिकाए उन्होंने उसे बताया, विभा ने बीए के बाद आगे पढ़ने से मना कर दिया है। मानसी चौंकी। उसे लगा माँ उसे फिर से मनाने का प्रयास करेंगी। फिर उसने माँ के कहे शब्दों पर गौर किया। आगे नहीं पढ़ेगी, फिर क्या करेगी? नौकरी करेगी, कोई और कोर्स ज्वाइन करेगी? माँ ने उसके चेहरे पर तैरते प्रश्न को हमेशा की तरह सही ताड़ा। तुम तो जानती हो कि उसका मन नौकरी करने का कभी नहीं था। सच ही तो कह रही है माँ। विभा उसके एकदम विपरीत रही है। पढ़ाई तो जैसे तैसे कर ली, पर नौकरी वो नहीं करेगी। कहती है कि अपनी लाइफ सोशलाइजिंग में स्पेंड करेगी और फिर थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कर लेगी। यू नो फॉर गुडविल। मानसी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी बहन में कभी परिपक्वता आएगी भी या नहीं? विभा शादी के लिए तैयार है। सोचा था तेरी शादी के बाद उसकी शादी तुरंत कर देंगे। माँ ने सीधे सीधे बोल दिया। मानसी को झटका लगा। अभी उम्र ही क्या है विभा की, बच्ची है वो। पर इससे पहले कि वो अपना मंतव्य व्यक्त करती, माँ ने बात आगे बढ़ा दी। विभोर की अभी अभी सरकारी नौकरी पक्की हुई है। अशोक जी तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त हैं, इस खातिर रिश्तों की बाढ़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभोर सेटल होना चाहता है। माँ ने बात जारी रखी। विभा की दिलचस्पी पढ़ाई और कैरियर में नहीं है। जबरदस्ती उसे आगे पढ़ना भी नहीं भेज सकते। घर में वो पुस्तकें पढ़ने में, पेंटिंग आदि करने में मगन है, लेकिन कितने दिन चलेगा? उसकी सहेलियों को तो तुम जानती ही हो, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। मानसी को याद हो आए विभा के कॉलेज के प्रसंग। आए दिन कोई न कोई उसे कुछ न कुछ थमा देता। वैलेंटाइन डे के आसपास तो सारा घर टॉफी, चॉकलेट और अन्य गिफ्टों से भर जाता। कुछ पत्र भी तो थे जो उसने मानसी को गोपनीयता में दिखाए थे। उन मतवाले आशिकों की ऊटपटांग कविताओं की दोनों बहनों ने मिलकर खाल उधेड़ी थी। मैं समझ रही हूँ माँ, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि आप लोग मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर ले। उसने अपनी बात रखी। तू नहीं समझी रे मानू, माँ ने प्यार से फटकारा। अगर तुझे वाकई शादी नहीं करनी तो हम विवाह की बात चलाएं। मानसी अस्तंभ रह गई। अब वो पहले जैसा जमाना तो रहा नहीं कि बड़ी छोटी की शादी सीक्वेंस में ही हो। माँ ने चुप्पी तोड़ी। फिर शरारत भरी निगाहों से मानसी को देखते हुए उन्होंने कहा, वैसे भी मेरी मानसी पूर्णतः आत्मनिर्भर है। जिस लड़की ने अपने हर एक परिधान तक का चुनाव भी खुद किया हो, अपने विषयों का चुनाव खुद किया, अपने जीवन का हर चुनाव अपनी मर्जी से किया हो, उससे उसे ये अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव किसी और को करने देगी? माँ की बातों के निहितार्थ को समझने में तीव्र बुद्धि मानसी को देर नहीं लगी। उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था। फिर शायद माँ की ठिठोली का ही नतीजा था कि वो गुलाबी हो गई। अंततः उसने विभोर के रिश्तों को अस्वीकार करके विभा विभोर के रिश्तों को मौन स्वीकृति दे दी। अभी कुछ माह ही हुए थे शादी को संपन्न, पर जैसे ही विभा अपने हनीमून के रंगीन किस्से उसे सुनाने लगती, मानसी को लगता कि इतना लंबा अरसा बीतने के बाद भी विभा इतना रस लेकर कैसे सब सुना सकती है।
बाली गए थे वे दोनों हनीमून पर। हालांकि मानसी ने भारत के बाहर कदम भी नहीं रखा, पर फिर भी उसे ऐसा लगता था मानो उसने बाली की संपूर्ण यात्रा कर ली हो। ये नहीं तो सबके साथ बैठकर कभी किसी पार्टी की व्याख्या करना, कभी किसी गेट टुगेदर की। इतना समय आखिर मिलता कैसे है किसी को। जब उसके नौकरी ज्वाइन करने का समय आया तो उसने चैन की सांस ली। अपने घर से इतनी दूर आकर उसे शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था। आज तक कभी साउथ इंडिया नहीं देखा था। बेंगलुरु जैसे शहर में रहना उसे खूब आनंददायक लगा। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। उसके शहर पटना से तो काफी बेहतर था, पर धीरे धीरे नए माहौल, नए पकवान का रंग फीका होने लगा और घर की याद सताने लगी। हालांकि पढ़ाई के लिए वो दिल्ली में रहती थी, पर जब मौका लगा घर निकल गई। यहाँ नई भाषा, नई संस्कृति के बीच उसे परायेपन का एहसास होने लगा। सिर्फ ये संतोष था कि काम में मन लग गया था। कुछ बातों को लेकर उसकी अपने हेड से अनबन होने लगी है। उसे कभी कभी लगता है कि उसके एचओडी उसके औरत होने के कारण उस पर ऐसी कई जिम्मेदारियां लाद देते हैं जो उनके अनुसार औरतों को शोभा देती है। मसलन कॉलेज की एनुअल फेस्ट आयोजित करना। ऐसा नहीं है कि उसे इससे कोई परेशानी है, पर जब विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन व्यवस्थित करने का उसने अनुरोध किया था, तब उसे संकेतात्मक ढंग से समझा दिया गया था कि देश के साहित्यकारों को एकत्रित करने का भार उससे वहन नहीं होगा। मन बहलाने के लिए विभा को फोन लगाया तो मनोदशा और बिगड़ गई। मुहतरमा अपनी ननद के साथ किसी पार्टी में जाने की तैयारी में व्यस्त थी। अरे दीदी, इतनी सुंदर साड़ी भेंट दी है जीजी ने मुझे दिवाली पर, मैं क्या बताऊं। उसका खून जल उठा। एक विभा है जो दिन रात मौज मस्ती में लगी रहती है, और एक वो है जो यहाँ घर से इतनी दूर सड़ रही है। उसकी बचपन से ही अपने में मगन रहने की आदत के कारण उसकी किसी से इतनी मित्रता नहीं हुई थी कि उसे दिवाली के लिए निमंत्रण मिलते। वैसे भी यहाँ लोग दिवाली होली कम ही मनाते हैं। माँ ने बुलाया था घर पर, क्या करती, छुट्टी ही नहीं थी इतनी। रह रह कर उसका ध्यान विभा पर चला जाता कि वो यहाँ नितांत अकेली है, और विभा ने उसका रिप्लेसमेंट भी खोज लिया। घर बसाना यही उसका सपना था। मैं तो उससे बिल्कुल अलग किस्म की जीव हूँ। फिर आजकल उसके बन सवर कर नित पार्टी में सबके आकर्षक का केंद्र बनने से, उसके घर परिवार में मान सम्मान पाने से मुझे बुरा क्यों लग रहा है? आखिर क्यों? हाँ, मैं स्वीकारती हूँ कि मैं मानसी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या कर रही हूँ। उसका मन बोल उठा, पर क्यों? ये सब तो मेरा ही चुनाव है, मस्तिष्क ने जवाब दिया। सारी रात दिल और दिमाग के वाद विवाद में गुजर गई। उसे स्मरण हो आया कि कैसे उसने जब घर में बताया था कि वो बेंगलुरु में नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है, तब दादी ने कितना बवाल मचाया था। अपने कपड़े पैक कर वो मम्मी पापा और दादी के सामने दृढ़ता पूर्वक उनके सवालों के जवाब दे रही थी। उसके मम्मी पापा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया, उसके साहस और उसकी महत्वाकांक्षा को सलाम किया। जब वे संतुष्ट हो गए कि वो इतनी दूर अकेले सुरक्षित रह सकेगी, तो उन्होंने शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ उसे विदा किया था। अब क्या हो गया उसके उस साहस को? बेंगलुरु में रहकर विभा के सुखद जीवन की कल्पना मात्र से उसे इतनी तकलीफ होती थी, और अब यहाँ आकर अपनी आंखों से यह सब देखना उसके लिए असहनीय हो गया। मन शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि वो विभा के सुख के कारण दुखी नहीं थी, अपितु अपने जीवन से दुखी है। उसने संकल्प किया कि वो जल्द ही वापस जाएगी और अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसका कार्य ही एक ऐसी
वास्तु थी और साहित्य एकमात्र वो साधन था जो उसे प्रसन्नता प्रदान करते थे। देखते ही देखते वक्त पंख लगाकर उड़ गया। इधर उसके कैरियर ने रफ्तार पकड़ी और उधर विभा की जिंदगी ने भी। इन 5 वर्षों में क्या कुछ नहीं बदल गया। इंसान की सभी योजनाएं क्रियान्वित हो जरूरी नहीं है। वक्त के साथ विभा 2 बच्चों की मां बन गई और मानसी ने यूएसए से फेलोशिप के पश्चात पीएचडी कर ली। वहीं प्रोफेसर बन जिंदगी का लुत्फ उठाने लगी। एक अच्छी शिक्षिका होने के नाते उसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक भी उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। इसके साथ साथ दुनिया भर की साहित्यिक गोष्ठियों में भी वो सम्मिलित होने लगी थी। उसकी रचनाओं के चर्चे होने लगे थे। उसका अपना सर्कल बन गया। पार्टियों में जाना भी शुरू कर दिया। बहुत लोगों से मुलाकात होती रहती। कुछ वक्त बाद वो भारत लौट कर आई। विदेश की भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक जो जीवन व्यतीत करके आई थी, वो विचार भी अपने साथ ले आई थी। अपनी यात्राओं पर उसका कई भारतीयों से परिचय हुआ था जिनसे उसका मानसिक जुड़ाव हुआ था और फिर कितनी कॉन्फ्रेंस में उसने भारत आकर भी भाग लिया था। हर बार मम्मी पापा से मिलने आती और विभा विभोर के लिए तोहफे भी लाती थी। जब उनकी जिंदगी में अभय और मित्रता ने दस्तक दी, तब बड़ी खुशी के साथ वो उनके लिए भी तोहफे लाने लगी। अब जब हमेशा के लिए लौट आई है तो पटना जाने में पहले वाली आतुरता नहीं रही। मन किया कि सब काम निपटाकर कई दिन आराम से वहां बिताएगी। पिछली बार तब गई थी जब दादी ने संसार से सदा के लिए विदा ले ली थी। ये भी एक वजह थी कि वो जाने में हिचकिचा रही थी। फुर्सत पाकर जब घर आई और विभा को वहां देखा तो प्रथम तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि बच्चों को लेकर विभा माह भर पहले घर आई थी तो उसका माथा ठनका। जब माँ से पूछना चाहा तो उन्होंने बगीचे के बीच पेड़ को गहरी दुखी निगाहों से देखते हुए बस इतना ही कहा था कि विभा से पूछो तो बेहतर है। रात को खाने के बाद जब दोनों बहनें छत पर गईं और काफी देर मौन बैठी रही, तब अचानक मानसी को एहसास हुआ कि विभा कितनी बड़ी हो गई है। ऐसा लगा मानो अभी से अधेड़ हो गई हो। क्या बात है विभा, तुम कितनी खुशहाल हो दीदी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। इसका क्या जवाब दे, मानसी को सूझा नहीं। विभा ने ही कहना जारी रखा, मेरी जिंदगी तो दीदी मेरी रही ही नहीं। मानसी ने हल्के से विभा के कंधे पर हाथ रखा। ऐसा क्यों कह रही हो विभा? पर विभा मानो अपने आप से ही बतिया रही थी। तुम्हारे आगे पीछे दिन भर असिस्टेंट घूमते रहते हैं, तुम्हारे घर के कामकाज के लिए मेड है, कुक है, इतने अवार्ड मिलते रहते हैं, पेपर में तस्वीरें छपती रहती हैं। उसने अचंभित निगाहों से मानसी को देखा। उसकी आंखों में मानसी कई भाव तैरते नजर आए। विस्मय, गौरव, ईर्ष्या, भय सभी का सम्मिश्रण था उसकी निगाहों में। तुम्हारी अपनी जिंदगी है दीदी, तुम्हारा अपना वजूद है। विभा विभा, उसका हृदय तड़प उठा। उसकी बहन इतनी बड़ी होकर भी कितनी मासूम, कितनी भोली है। उसे बचपन की याद हो आई जब वो अपनी बहन की रक्षक हुआ करती थी। आज भी उसने अपनी छोटी बहन को बाहों में भर लिया, मानो सारी दुनिया से उसको बचा लेगी। तुम विभा हो, दादी की परी विभा, माँ पापा की विभा, मेरी विभा, विभोर की विभा, अभय और मित्रता की माँ विभा। इस पर विभा के आंसू निकल आए। पर मेरी अपनी क्या पहचान है दीदी? क्यों नहीं है री पगली, तुम विभा हो जिसके कारण दादी इस संसार से खुशी खुशी विदा हुई। तुम विभा हो जिसके नाम से आज शहर भर के लोग मम्मा पापा को जानते हैं। भले ही मानसी की अपनी पहचान थी, लेकिन शहर के सोशल सर्किल में माँ पापा विभा के अभिभावक के रूप में मशहूर थे। जानती हो विभा, जब मैं अकेले बेंगलुरु में रहती थी तब मुझे
तुमसे काफी इच्छा होती थी। मैं तुम्हें देख देख के कुंठित हो उठती थी। क्या मुझसे ईर्ष्या? मैंने ऐसा क्या किया है दीदी जीवन में? तुमने जिंदगी में रिश्ते बनाए हैं विभा, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम में साहस है कि तुम अपनी परवाह किए बिना अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दो। हाँ, मेरी आज अपनी एक पहचान है विभा। मैंने यही पहचान सर्वथा चाही थी। तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हें जीवन से वही चाहिए जो मुझे? काफी देर शांत रहने के बाद विभा ने सिर ना में हिलाया। फिर तुम मुझसे क्यों जलती थी दीदी? बस तुम्हारी बातें सुन सुनकर मित घूमता फिरना, मिलना जुलना, हालांकि ये सब समझ में ज्यादा नहीं आता, पर फिर भी तुम्हें देख ईर्ष्या होती थी। मैं तो बिल्कुल बच्ची थी दीदी, मैं बहुत बाद में समझी विभा। मानसी ने विभा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे ईर्ष्या तुमसे नहीं थी, मुझे ईर्ष्या तुम्हारे जीवन से थी। इस बात से थी कि तुमने जो जीवन से चाहा वो तुम्हें मिल गया, पर जो मैं चाहती थी वो मुझसे काफी दूर था। इसलिए मैंने मन कड़ा कर अपना सब कुछ अपने करियर को बनाने में दे दिया। दोनों कुछ देर शांत रहे। चांद आसमान में काफी ऊपर तक चढ़ गया था, पर मुझे कहाँ कुछ मिला दीदी। हुआ क्या है विभा? किस बात ने इतना दुखी कर दिया है तुम्हें? ये कह मानसी ने उसे गले लगा लिया। बस इतने भर से उसके मन का बांध फूट पड़ा और वो एक एक कर सब बताती चली गई। कैसे अभय के होने के कुछ वक्त बाद उसके ससुर अशोक जी की तबीयत खराब होने लग गई। विभोर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। छोटे बच्चे और पिता की बिगड़ती हालत के कारण उसने अकेले ही वहां रहना उचित समझा। विभा और उसकी ननद शीला ने खूब सेवा की, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दौरान काफी जोर आजमाइश के बाद विभोर का स्थानांतरण वापस पटना हुआ, पर आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जब विभा प्रेग्नेंट हुई तो विभोर ने अबॉर्शन की सलाह दी। तब शीला ने समझा बुझाकर विभोर को मनाया था। कुछ वक्त सब ठीक रहा, लेकिन जब शीला ने ससुराल से ज्यादा मायके रहना शुरू कर दिया तो सभी को आश्चर्य हुआ। विभा को ज्ञात था कि शीला जीजी और जीजा जी के संबंध बहुत मधुर नहीं है। उसे डर लगा कि मायके में ज्यादा समय देने के कारण कहीं वो जीजी से रुष्ट न हो जाए। फिर आखिरकार एक दिन टूटकर शीला ने बता ही दिया कि वो वापस नहीं जाएगी। कोर्ट कचहरी में पैसा बहासो अलग। माँ की तबीयत फिर खराब होने लगी। रोज रोज के तनाव, पैसों को लेकर झगड़े से तंग आकर आखिर विभा बच्चों को लेकर घर आ गई। एक लंबे वक्त तक दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटी रहीं। तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बताया विभा? परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, और क्या बताती दीदी। तुम कह रही थी कि मैं रिश्ते निभाती हूँ, अब देखो ना दीदी, आज जब मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं परिस्थितियों से घबराकर भाग आई थी। विभा, विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हर किसी के लिए आवश्यक हो जाता है कि कभी कभी थोड़ी दूरी बना ली जाए। तुम वहाँ रहती तो बच्चों पर भी गलत असर पड़ता। हमारी कई दिन से बात नहीं हुई है दीदी। अगर मेरे साथ भी शीला जी जैसा हुआ तो बेकार की बातें मत सोचो विभा। वो तुम्हें याद कर रहा होगा, पर नहीं चाहता कि तुम कोई दबाव महसूस करो। तुमने उसे बताया कि वापस कब जा रही हो? तभी अचानक कुछ सोचते हुए उसने पूछा, तुम वापस तो जा रही हो ना? हाँ दीदी, वो मेरा घर है। कुछ दिन बाद जब विभा वापस अपने घर लौटी तब मानसी भी उसके साथ गई। भाभी बड़ी देर लगा दी, अब संभालो अपनी घर गृहस्थी, एक चीज नहीं मिलती थी मुझे, विभोर ने पागल कर दिया। शीला रोते हुए विभा के गले लग गई थी। काफी देर तक ननद भाभी ऐसे ही खड़ी रहीं। विभोर गाड़ी से सामान निकालने में व्यस्त था और बच्चे दादी के कमरे की ओर दौड़ गए थे। मानसी भी उनके पीछे हो ली।
उसने वो मौन संवाद देखा था जब विभोर उन्हें घर से लेने आया था। बिन कुछ कहे ही विभोर ने एक दूसरे से माफी मांग ली थी। बच्चे पापा के गले लग गए थे। थोड़े बहुत शिष्टाचार के बाद वे लोग निकल पड़े थे। मानसी यूं तो विभा को संबल देने आई थी, पर उसके आने का एक कारण और था। उसे बस सही मौके की तलाश थी। शाम को खाना शीला ने ही बनाया था। तुम थक गई होगी भाभी कहकर उसने विभा को कुछ नहीं करने दिया। उन सब के आपसी प्रेम को देखकर मानसी को बड़ी खुशी हुई। रात को जब सब सोने चले गए, मानसी बगीचे में टहलने निकल गई। अब उसके पास कुछ ही दिन थे, फिर उसे वापस जाना होगा। वो विचारों में मगन थी कि तभी किसी के वहां होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो शीला खड़ी थी। दोनों में शुरू में इधर उधर की बातें होती रही। जब पापा कहते कहते रुक गई थी शीला, तब उनके पास विभा ही थी। मानसी ने उसकी आंखों में वेदना को देखा। फिर विभोर का इतना दूर होना, वापस आने पर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मगर मानसी समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। अच्छा हुआ जो आप आ गई। लंबे अरसे बाद मैंने विभा का ये रूप देखा है। शीला के इस कथन पर मानसी के अधरों पर स्वतः ही मुस्कान खेल गई। उसी रात मानसी और शीला ने निकट भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए। 1 वर्ष बाद मानसी मम्मी पापा के पास जा रही है। इस बार उसकी यात्रा एकांत में नहीं है। कुछ माह में ही शीला ने देश की सर्वोच्च साहित्यिक संस्थान में अपनी जगह बना ली। अब वो देश भर में लिटरेरी इन्वेस्ट करवाती है। संभवतः शीघ्र ही वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही इन्वेस्ट ऑर्गेनाइजर करेगी। गत वर्ष की घटनाएं मानसी के मन में उभरने लगी। उसने कितना सही फैसला लिया था शीला को ऑर्गेनाइजर बनाने का। उस निर्णय का इतना प्रभावपूर्ण परिणाम निकलेगा, इसकी कल्पना तो उसने भी नहीं की थी। जब विभा ने उसे सब कुछ बताया था, तभी उसने सोच लिया था कि वो शीला की जितना बन पड़ेगी उतनी मदद करेगी। उस रात जब शीला उससे बात करने आई, उसे ऐसी अनुभूति हुई मानो अगर खुद मानसी ने कभी दबाव में आकर आनन फानन में विवाह कर लिया हो तो वो भी यूं ही बिखर गई होती। तभी उसने निश्चय कर लिया था कि वो शीला की हर संभव सहायता करेगी। इसी उद्देश्य से वो उसे अपने साथ दिल्ली ले आई। विभा और विभोर की गिरस्ती वापस पटरी पर आ गई। शीला को काम संभाले कुछ ही सप्ताह हुए थे कि अशोक जी ने जग को अलविदा बोल दिया। जाने से पहले उन्होंने बड़ी सहृदयता से मानसी का धन्यवाद किया था। उनको प्रसन्न करने में मानसी का भी योगदान था। इतना भर उसके लिए बहुत था। आज जब वो पटना जा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ परिवार से मिलना ही इकलौता उद्देश्य नहीं है। एक तो उनकी एक गोष्ठी है जिसे शीला संभाल रही है और जिसमें मानसी अपनी रचना पढ़ने वाली है। दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोष्ठी से एकत्रित राशि एक संस्था, जिससे कि हाल ही में विभा जुड़ी है, उसके द्वारा एक सेहतगाह को जाएगी। इस सैनियोरिटियम में उन बुजुर्गों की देखभाल होती है जिनका कोई नहीं है या जिनकी देखभाल का जिम्मा उनका परिवार उठा नहीं सकता या उठाना नहीं चाहता। अगर हमें पता हो कि जिंदगी में क्या चाहिए तो उसे पा लेने की यात्रा तनिक सरल हो जाती है। मानसी के मन में ख्याल आया। वो ट्रेन के बाहर फैली सुंदर धूप को निहार रही थी। अगर नहीं भी पता हो तो कदाचित यात्रा आरंभ होने पर उसका एहसास हो जाता है। ये यात्रा होती तो सबकी एकांत में ही है, पर कभी कभी दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपना एकांत आपस में बांट सकते हैं। वो रिश्ता सिर्फ एक ही हो ऐसा तो आवश्यक नहीं। कभी हमें जीवन में सहारा एक दोस्त से मिलता है, कभी परिवार से, कभी किसी अजनबी से भी। हर कोई अपना जीवन सिर्फ किसी एक रिश्ते के पीछे भागने में लगा दे, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं होगी।
मानसी को पता है बहुत से लोग आज भी अपने जीवन का आधार किसी अन्य को बनाना ही जीवन का महत्व समझते हैं। हो सकता है ऐसा करना आसान होता हो या हो सकता है ये दुष्कर हो, पर जीवन में सभी का एक ही मार्ग हो ये तो संभव नहीं। उसे उम्मीद है कि लोग ये धीरे धीरे समझने लगेंगे और फिर शिलाओं को यूं टूट बिखर कर पुनः खुद को तलाशने की जरूरत नहीं होगी। एक अच्छी शिक्षिका होने के नाते उसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक भी उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।